हेलो स्टूडेंट्स, खुश रहो, स्वस्थ रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। सभी मोल बने, मोलपति बने। नहीं? हाँ जी। तो क्या था आज का होमवर्क, क्या था? क्या दिया था मैंने? जेई मेंस में कुछ होमवर्क दिया था, जेई एडवांस भी दिया था। जेई मेंस में मैंने दिया था 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14 से 16, 18, 21, ये दिए थे क्या? वेरी गुड, थैंक यू दिशिका। ऑल डन। तो चलिए डिस्कशन भी कर लेते हैं। अभी सब बन जाएंगे जी, सब बन जाएंगे। पहले जेई मेंस पर आओ। बहुत सारे आंसर गलत दिए हैं। नहीं यार, कौन सा गलत है बेटा? अब आवाज आ जाएगी, आ जाएगी, सब आ जाएगी। चलिए, तो जेई मेंस पर बात करते हैं। 5, 6, 7, 8। ऊपर वाली लाइन में किसी में कोई डाउट? देखो, ऐसे मत पूछो पर्टिकुलर क्वेश्चन की। इनमें से किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, और अगर आंसर गलत है तो वो क्वेश्चन के साथ लिखो। ठीक है, वो चेक कर लेंगे। कि अभी केवल इनकी बात करते हैं, 5, 6, 7, 8, 10, 11, इनमें किसी में कुछ गड़बड़ है? और देखो एक चीज, आंसर पूरा लिखो। क्या होता है गलत है, किसका गलत है? फिर एक नंबर लिख दे तो फिफ्थ। अरे पहले क्या लिखा, किसके बारे में किसने लिखा नहीं पता, पूरा एक ही सेंटेंस लिखा करो। हाँ, किसी ने लिखा है 10, एक ही सेंटेंस में सारी बात लिखो। दो सेंटेंस में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, किसी ने कहा 10th और 11th का आंसर गलत है। चलो चेक कर लेंगे। ओके, अभी देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ में किसी को डाउट है? चलो पहले फिफ्थ करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 यील्ड वाला क्वेश्चन है। हमने भी बहुत सारे किए हैं, बट इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है। एक तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H5COOH प्लस Br2 प्लस Br2। अब हुआ क्या, यूं कह सकते हो कि यहां से C6H4BrCOOH, एक हाइड्रोजन निकल के किसके साथ चला गया, इसके साथ। बेंजोइक एसिड इसका नाम है। इसके कितने ग्राम है, 6.7 ग्राम, सॉरी 6.1 ग्राम। से इसका कितना मास बन रहा है, 7.8 ग्राम। ठीक है। ये क्यों नहीं मूव कर रहा? चलो छोड़ो। तो यहां पर इसके पहले क्या निकालेंगे, मोल्स। कितने मोल्स आ गए इसके, 6.1 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ जल्दी से। 78, 90, 90, मेरे साथ 122 है ना। 122 को इसको डिवाइड भी करो तो बहुत अच्छे डेटा भाई। ये 1/10,
तो 1/20 मोल्स। तो इसके भी बनने कितने चाहिए? 1/20। मास कितना होना चाहिए इसके 1/22 मोल्स का? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 122 प्लस 80। 122 प्लस 80 कितना हो जाता है? 202, जिसमें से एक कम हो गया तो 201। लगभग यूं कह दो कि मोटा मोटी 201, यानी एक तरह से 201 को 200 मान सकता हूं, तो कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। कितना बनना चाहिए? 10 ग्राम। बन कितना रहा है? 7.8 ग्राम। तो परसेंटेज कितना आ गया? 7.8%। बताओ क्या आंसर दे रखा है? सॉरी, हाँ सही तो है भाई, कहाँ गड़बड़ है? हो गया। 78 ही तो दे रखा है, और क्या आंसर दे रखा है? अरे वो नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू भरनी है भाई। एग्जाम में नियरेस्ट इंटीग्रल वैल्यू भरनी होती है, तो उस हिसाब से सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पर आता हूं। और किस में डाउट है? क्वेश्चन नंबर 10। M2CO3 कन्वर्टिंग इनटू HCl के साथ रिएक्शन हो रही है, और HCl के साथ रिएक्शन होने पर क्या बन रहा है? एक तो आपको ही पता, MCl2 बन जाएगा, प्लस CO2 प्लस H2O। बैलेंसिंग करना चाहो तो यहां 2, तो यहां पर 4, राइट। और ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं, इसको बैलेंस करना ना 4, तो ट्वाइस, नहीं यहां गलत लिख दिया मैंने, तो यहां पर 3। ये बैलेंस हो गई। अब यहां पर इसका 1 ग्राम है, तो 1 ग्राम का मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 2m+60। 2m+60, तो इससे इसके कितने मोल्स बनेंगे? उतने ही मोल्स बनेंगे, 2m+60। इसका मास कितना होगा? इंटू 44, इक्वल्स टू कितना दे रखा है? अच्छा, मोल्स ही दे रखे हैं, इक्वल्स टू 0.01186। अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है भाई। तो 2m+60 इक्वल्स टू 1/0.01186। क्या इसका आंसर नहीं आ रहा? बोलो। 1/0.01186, 84.31, यानी नियर बाई 12। क्या आंसर दे रखा भाई? दिल्ली नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आगरा दे रखा है। किसका मास पूछा है? पहले तो ये भी देखना पड़ेगा। नहीं, मैंने क्या निकाल लिया? ओहो, सही है तो आ तो गया। मोलर मास ऑफ M2CO3 पूरे का ही निकालना है, बट आंसर आएगा 84.31, यानी बॉम्बे। बॉम्बे दे क्या रखा है पीछे? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या दे रखा है? आगरा। गलत है भाई, चेंज कर दो, बॉम्बे बदल दो। 10th का आंसर बॉम्बे। 11th का भी चेक करना क्या?
11th का क्या आ रहा है? सॉल्यूशन में भी देख सकते हो वैसे तो। अरे बेटा 11th का आंसर क्या आ रहा है ये पूछ रहा हूं। भग जाते हैं, कमेंट बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। 11th बताना है। Most abundant element by mass in the body of the healthy human adults are oxygen, carbon, hydrogen, and nitrogen. The weight which a 75 kilogram person would gain if all hydrogen atoms are replaced by two hydrogen atoms. By तो हाइड्रोजन का मास कितना है? 10%, 10% यानी 7.5, डबल हो जाएगा तो 7.5 किलोग्राम से बढ़ जाएगा। तो कैलकाटा, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर कैलकाटा होना चाहिए। बॉम्बे दे रखा है जो कि गलत है। कैलकाटा आएगा। इसमें क्या सॉल्व करके बता दें यार। हाइड्रोजन के कारण कितना परसेंट है? 75 किलोग्राम में से हाइड्रोजन के कारण कितना है? 10%। तो हाइड्रोजन का कितना मास हो गया? 7.5 किलोग्राम। ये किसके कारण है? ड्यू टू हाइड्रोजन। बट अब हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स है, 1H1 है, उसको आप डबल कर दो 1H2 मतलब ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन का जो एटम है उन सबके मास डबल हो गए। तो जो 7.5 था वो डबल होके कितना हो गया? 15 किलोग्राम। यानी बढ़ कितना गया? 7.5 किलोग्राम। नेक्स्ट, सॉल्यूशन में क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। चलो आगे बढ़ो। अभी बताऊंगा। 15 दिया था क्या मैंने? 15 दे दिया था क्या? अभी एम्पेरिकल फॉर्मूला नहीं बताया। 15 अच्छा दे दिया था। 15 अभी नहीं होगा। 15th को होल्ड करो और पूछिए। क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर गेन पूछा। व्हाट वेट द वेट विच ए 75 किलोग्राम पर्सन वुड गेन, एक्स्ट्रा कितना होगा? तो बढ़ेगा तो 7.5 किलोग्राम ही ना। चलो आगे बढ़ो। 14 से 16 तक किसी में डाउट? 14 में सोच के करो, सब हो जाएगा। 14 हो जाएगा। 16, बहुत सारे करवा चुका हूं, आगे बढ़ो। हो जाएगा। 16 नहीं बता रहा हूं। और क्या बचा 16 के बाद? 18, 21। 18 हो जाएगा, 21 भी हो जाएगा। जेई एडवांस पर आ जाओ। जेई एडवांस का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जेई एडवांस। क्या कहा जा रहा है? 20% सरफेस साइड्स हैव एब्जॉर्ब्ड नाइट्रोजन। जो
यानी एक कोई सॉलिड है, देखो सॉलिड पर क्या होता है ना, हमें लगता है कहीं पर भी मॉलिक्यूल्स एडजॉर्ब हो सकते हैं, ऐसा नहीं होता। इनमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं सरफेस साइट्स, वहीं पर मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। तो इसमें से केवल 20% साइट्स ही ऑक्यूपाई हो रही है कितनी यहां पर, पहले तो वो देखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ सरफेस साइट्स कितनी है, 6.023 इंटू 10⁻14 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमारे पास सरफेस एरिया कितना है, 1000 लिखा हुआ, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सरफेस साइट्स कितनी हो जाएगी, 10⁻17। ये तो हो गई सरफेस साइट्स। इसमें से केवल कितने परसेंट ऑक्यूपाई हो रही है, 20%। कितनी, 20%। इतनी सरफेस साइट्स ही ऑक्यूपाई हो रही है। पूछा क्या है, एक N2 मॉलिक्यूल कितनी सरफेस साइट्स को कवर कर रहा है, कितनी सरफेस साइट्स को, इतनी सरफेस साइट्स को कवर कर रहे हैं, कितने N2 मॉलिक्यूल है, वो कैसे पता चलेगा। तो नाइट्रोजन का प्रेशर दे रखा है 0.001, वॉल्यूम दे रखा है 2.46 ml, तो इंटू 10⁻³ नंबर ऑफ मोल्स पॉइंट, अब आपको निकालना पड़ेगा 0.0821। टेम्परेचर कितना हो गया 298, यहां से क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, इतने नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स n इंटू Na। इतने एटम्स इतनी साइट्स को कवर कर रहे हैं, तो एक एटम कितनों को कवर करेगा, तो दिस डिवाइडेड बाय n इंटू Na। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बेटा जैसे होता ना, मान लो एक चेयर्स लगी हुई है, क्लासरूम है, तो तुम चेयर्स पे ही बैठ सकते हो, मान लो जमीन पर नहीं बैठ सकते। तो चेयर्स जो है वो क्या है, सरफेस साइट्स हैं। अब तुम्हारी इच्छा नहीं सर मैं तो फैल के बैठता हूं, तो हर कोई आदमी एक चेयर के बजाय दो दो चेयर पर बैठा हुआ है, तो एक आदमी दो चेयर को ऑक्यूपाई कर रहा है, और ज्यादा है तो शायद तीन चेयर को कर ले, हो जाता ना, फैल फैल के बैठे हुए हैं। तो उसी तरह से मयंक पढ़ो बेटा, क्वेश्चन को तो सब समझ में आ जाएगा। जो पहली क्वेश्चन 4 बार करोगे, फिर इस सॉल्यूशन को देखना, तो सब समझ में आएगा। कुछ नहीं किया मैंने, पर सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस साइट्स दे रखी थी, पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी सरफेस साइट्स है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितनी होगी, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतनी तो सरफेस साइट्स हो गई, यूं मान लो। जिसमें से केवल कितने परसेंट ऑक्यूपाई हो रही है, इतनी, तो इतनी सरफेस साइट्स हैं जो ऑक्यूपाई हो रही है। कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। कौन कर रहा है, नाइट्रोजन। मान लो 4 सरफेस साइट्स है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो 2 नाइट्रोजन 4 सरफेस साइट्स को कवर कर रहे हैं, तो एक कितनों को कर रहा होगा, 2 को। तो इतनी सरफेस साइट्स है, इतने नाइट्रोजन के एटम है, तो एक नाइट्रोजन कितनी सरफेस साइट्स को कवर कर रहा है, वो लिख दिया। थर्ड कर ही सकते हो, एवरेज एटॉमिक मास बताना है। एटॉमिक मास तो एवरेज निकालना है, आसान है। फोर्थ, गैलेना लेड का और होता है, पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड बाय पासिंग एयर थ्रू इट एट हाई टेम्परेचर, आफ्टर सम टाइम द पैसेज ऑफ एयर इज स्टॉप्ड बट द हीटिंग इज कंटिन्यूड in a closed furnace such that the contents undergo self reduction। खैर उससे कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा आपसे ये पूछा जा रहा है कि द वेट ऑफ पीबी प्रोड्यूस्ड पर किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। कितना आसान क्वेश्चन है। पीबीएस प्लस O2, पीबी
प्लस SO2। आई थिंक बैलेंस्ड है। इसका पर किलोग्राम यानी 1000 ग्राम अगर है तो इसके इतने मोल्स, इसके इतने मोल से इसके कितने होंगे, इतने बनेंगे, और इससे इसका मास निकाल लो इंटू 207, खत्म। ये हिंट नहीं दी होगी बेटा, ये हिंट अभी इसलिए दी है क्योंकि आपको ये रिएक्शन हो सकता नहीं पता हो, ये मेटलर्जी में आपको पढ़ाई जाएगी, तो ये हिंट यहां पर स्पेशली दी गई है, एग्जाम में नहीं थी। आप ये पढ़ते हो, इनकी सबकी रिएक्शंस पढ़ते हो तो उससे सब समझ में आ जाएगा। डन, बहुत बढ़िया। थर्ड का आंसर जो भी आ रहा है बेटा, तो गलत दे रखा है क्या? थर्ड का आंसर कुछ गलत है क्या ऋषभ? मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं, जो भी कैलकुलेशन करनी कर लो। 54 कितना है? 5%, यानी आयरन 54, आयरन 56, आयरन 57, 5%, 90%, 5%, तो 5 × 50, या ऐसे भी कह सकते, चलो 5 × 54 प्लस 90 × 56 प्लस 5 × 57 डिवाइडेड बाय 100। जो भी आंसर आ रहा हो वो सही। क्या आंसर दे रखा पीछे इसका? निकालना पड़ेगा, पीछे कुछ अजीब सा ही आंसर दे रखा है। ठीक है, चलिए। 100 से डिवाइड क्यों किया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक कर लिया था बताओ? लास्ट क्लास में कहां तक किया था? हाँ वो चेंज कर देना यार, और अगर कुछ आंसर में गड़बड़ है तो देख लेना, वो बदल देना भाई, बदल देना बस। मुझे लग रहा है कुछ इधर उधर थोड़ा ऑप्शन 1008 आ रहा है, बॉम्बे आ रहा है, सीक्वेंस कुछ बदल गई है तो उसको सही कर लेना, ठीक है। तो लास्ट क्लास में कहां तक गाड़ी पहुंची थी हमारी? एवरेज एटॉमिक मास कंप्लीट हो गया था। हम्म, देख लेता हूं मैं भी। परसेंटेज, एम एवरेज से परसेंटेज निकाल लिया था ना? शॉर्टकट थोड़ी बताया था। चलिए, तो लास्ट क्लास में शॉर्टकट नहीं बताया था लेकिन परसेंटेज निकाल लिया था।
परसेंटेज हमने निकाल लिया था, तो अगर मुझे एम एवरेज पता है तो हम इससे परसेंटेज बाय मोल भी निकाल सकते हैं और परसेंटेज बाय मास भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में किया था। इससे परसेंटेज बाय मोल और परसेंटेज बाय मास। ठीक है, अब मैं इसी क्वेश्चन को, कौन सा क्वेश्चन था, चलो कोई एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो लास्ट क्लास में दिया था। CH4 और O2 का क्वेश्चन दिया था मैंने आप लोगों को एक। CH4 और O2 और इसका एवरेज दे रखा था 24, राइट। इसका हमने परसेंटेज बाय मोल भी निकाला था और परसेंटेज बाय मास भी निकाला था। क्या आया था आंसर बताना इसका। परसेंटेज बाय मोल क्या आया था और परसेंटेज बाय मास भी क्या आया था, आंसर बताओ। बताओ बताओ, आंसर बताओ। 50% बाय मोल, इससे तो 50% आया था और इससे आया था 100/3 और 200/3, है ना। अब मैं इसी को अलग तरह से बता रहा हूं, यही आंसर हम अलग तरह से निकालेंगे। कैसे, सुनना। दो सब्सटेंस है, एक को मैं इसको M1, इसका मोलर मास M1 यानी 16, इसका मोलर मास M2 यानी 32, और एक टर्म है M एवरेज। तो तीन टर्म्स है, M1, M2 और M एवरेज। ये तीन टर्म्स है। अगर आपको M एवरेज दे रखा और इसका परसेंटेज निकालना है, CH4 का परसेंटेज बाय मोल ऑफ M1, जिसका मॉलिक्यूलर मास M1 है, तो क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस लो, M2 माइनस M एवरेज, यानी M1 का परसेंटेज चाहिए तो M2 और M एवरेज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, यानी M2 माइनस M1। और इस तरह से लेना कि आंसर नेगेटिव में ना आए, आंसर पॉजिटिव चाहिए, तो डिफरेंस कैसे लेना है वो आप मैनेज करिए, बट आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो M1 M2 इन सब की वैल्यूज पता है, तो M2 कितना है 32। क्वेश्चन में M एवरेज दे रखा था, लास्ट क्लास में किया है, उसी की बात कर रहा हूं 24, और M2 माइनस M1 कितना है 16। हाँ, 100 से चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100, तो M2 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100, 50% आ गया। ये 50% आ गया। और M2 का परसेंटेज चाहिए, M2 चाहिए, यहां बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, यहां M1 तो यहां M2, यहां M2 तो यहां M1। इतना सा करना है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, बहुत आसानी से कर सकते हो। यहीं पर मैं कर देता हूं दूसरा वाला पार्ट भी। परसेंटेज बाय मोल ऑफ M2, अगर M2 का चाहिए, यानी राइट नाउ यहां पर अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, तो M एवरेज 24 माइनस 16, M एवरेज -16 कर दिया, क्योंकि 16 माइनस 24 करता तो माइनस आता, डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। ये भी क्या आ गया 50%, ये भी आ गया 50। नीचे तो दोनों का डिफरेंस ही रहेगा। ठीक है, अभी एक दो एग्जांपल और बताऊंगा, लेकिन इससे परसेंटेज बाय मोल निकाल सकते हो। और क्वेश्चन आता है सर परसेंटेज बाय मास कैसे निकालें। इसको मैं ऐसे ही रटो मत,
इसको ऐसे देखो, इसका परसेंटेज निकालना है, ऐसे देखना यहां से, ये यहां पर लिख लिया करो 16, ये 32 और ये है 24। एम एवरेज कितना है? 24। इसका परसेंटेज चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस। इसका परसेंटेज चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, यानी 8 डिवाइडेड बाय 16। ऐसे याद रखो इस चीज को। चलो पहले एक क्वेश्चन ऐसे ही दे देता हूं, एक और क्वेश्चन शायद हमने किया था, N2 और O2, इसका एम एवरेज कितना था? 29। ये 28 इसका मोलर मास, इसका मोलर मास 32, तो परसेंटेज बाय मोल N2 और परसेंटेज बाय मोल O2, अगर ये निकालना है तो क्या आ जाएगा? मयंक बेटा, सब हो जाएगा प्रूफ, तुम अभी जो कहा जा रहा है वो करो, है ना। और तुम मुझे मत बताओ कि प्रूफ करो तब याद रहेगा, है ना। क्योंकि तुम्हारे जैसे मैं ऑलरेडी तुम्हारा एक, तुम एक को मैं 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूं, तो डोंट टेल मी कि ये करो और ये करो, है ना। तीन रिएक्टेंट में ये मेथड नहीं लगेंगे, ये सब दो रिएक्टेंट वाले ही हैं, दो होंगे तब तो ये शॉर्टकट लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे, इसका परसेंटेज चाहिए तो इन दोनों का डिफरेंस, नाइट्रोजन का परसेंटेज चाहिए तो 32 माइनस 29 डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 4/100, यानी 3 डिवाइडेड बाय 4, 75%। और इसका परसेंटेज चाहिए ऑक्सीजन का, तो इन दोनों का डिफरेंस 29 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 100। और मैं आपको बता दूं ये कोई जादू नहीं है, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, एम एवरेज इक्वल्स टू एक्स, एक का परसेंटेज एक्स मान लिया जिसका मोलिकुलर मास है M1, तो दूसरे का 100 माइनस एक्स मोलिकुलर मास M2 अपॉन 100। एक्स के लिए रीअरेंज करो, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वही आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स ही तो निकालना है, इसको रीअरेंज करो तो जो फॉर्मूला मैंने बताया ना वही आ जाएगा। और कुछ जादू नहीं है कि और सर ने कुछ नया कोई मस्त सा मंत्र निकाला है, किसी भगवान ने दिया होगा, है ना, कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने सर को कुछ आशीर्वाद दिया होगा तब सर को ये फॉर्मूला बताया है। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, इसी को रीअरेंज करो, ये जो फॉर्मूला लिखा है एक्स के लिए रीअरेंज करो तो ये जो फॉर्मूला यहाँ देख रहे हो ना ये अपने आप आ जाएगा। हाँ, और कुछ भी नहीं है। और खुद सोचो, थोड़ा सा सोचने की, देन इवन परसेंटेज बाय मास निकालना तो उसका भी एक शॉर्टकट है, परसेंटेज बाय मास ऑफ M1 जिसका मोलिकुलर मास M1 है इक्वल्स टू परसेंटेज बाय मोल्स ऑफ M1 इनटू M1 अपॉन M एवरेज। इससे आप परसेंटेज बाय मोल पता है तो परसेंटेज बाय मास भी निकाल सकते हो। जैसे अभी एक क्वेश्चन किया था CH4 ऑक्सीजन, इसका एम एवरेज दिया था हमें 24 और परसेंटेज बाय मोल हमने निकाल लिया था, क्योंकि परसेंटेज बाय मोल यहां से निकाल सकते हो इस शॉर्टकट से, इस शॉर्टकट से परसेंटेज बाय मोल, और फिर परसेंटेज बाय मोल से हम परसेंटेज बाय मास कैसे निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था CH4 का परसेंटेज कितना आया था 50%, CH4 का मोलर मास 16 डिवाइडेड बाय 24, यानी ये 2/3 यानी 100/3% बाय मास CH4। परसेंटेज बाय मास ऑक्सीजन निकालना, तो ऑक्सीजन का भी परसेंटेज तो 50% ही था, मोल परसेंट तो
32/24, 4/3 यानी 200/3। हाँ, अब कोई पूछा ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ऐसे थोड़ी बताऊंगा, ऐसे नहीं बताने वाला भैया। ब्रह्मा जी खुद पधारे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, ले भाई भक्त, ये ले तेरे लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया मैंने, तेरे लिए एक स्पेशल फॉर्मूला बनाया मैंने, तो ये तेरे लिए है। बट अब कैसे आया ये तो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। सब दो रिएक्टेंट की स्टोरी है। ठीक है, ये वैसे दो से ज्यादा पे भी लग जाएगा, लेकिन क्वेश्चन दो पर ही आते हैं, इसीलिए दिमाग मत लगाओ, क्योंकि दो से ज्यादा होते ही फिर आप एक तीन वेरिएबल एक फॉर्मूले से नहीं निकाल सकते हो। अगर मैं कह दूं कि तीन यानी आइसोटॉप्स है या तीन सब्सटेंसेस हैं, तो एक इक्वेशन से आप तीनों का परसेंटेज नहीं निकाल पाओगे, तो वैसे ही नहीं होगा, तो उसके तरीके लूंगे, तो क्वेश्चन आएंगे तो ये दो तक ही आएंगे, मत सोचो। ठीक है, तो ये शॉर्टकट याद रहेंगे, ये शॉर्टकट याद रहेंगे। कोई पूछ रहा है सर कितने साल तपस्या की थी, बहुत सालों से की थी बेटा, बहुत साल हो गए, कितने सालों से पढ़ा रहा हूं तुम्हें नहीं पता है ना। तो ये बहुत सालों की तपस्या तब जाके ये सब आया है। चलिए, तो अब ये बात होगी एम एवरेज, परसेंटेज बाय मोल, परसेंटेज बाय मास, इनको आपस में हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसे हम किससे लिखते हैं, अल्फा से। क्या है ये अल्फा, वो देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो नंबर यानी व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो इट इज इक्वल टू द number of moles dissociated moles dissociated per mole of reactant। डिसोसिएटेड या रिएक्टेड कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, और रिएक्टेड पर मोल ऑफ रिएक्टेंट, यानी एक मोल रिएक्टेंट का अगर है तो उसमें से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर मोल। अब मान लो मोल्स तो बहुत सारे, जैसे लेट से ये कोई रिएक्शन है, ए कन्वर्टिंग इन टू बी प्लस सी, ए जो है वो बी और सी में टूट रहा है, और इसके 10 मोल में से मान लो 3 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 10 में से 3 मोल, तो ऑब्वियसली इसके 3 बनेंगे, इसके 3 मिलेंगे। बट यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर पूछूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, तो क्या वो 3 होगा, नहीं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विल बी, प्रणव ने कहा कैन वी गेट हॉलीडेज और वेकेशंस बेटा बहुत कम, दिवाली के आसपास कुछ मिलेगी, बाकी बहुत कम वेकेशंस हैं, बहुत कम हॉलीडेज हैं, बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा पढ़ना होता है, तो कम ही टाइम मिलता है, संडे ही है, यू मान के चलो। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10 में से 3, तो एक में से कितना, एक में से कितना, 3/10 यानी 0.3, 7 नहीं है बेटा, एक में से 10 में से कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, 3, तो एक में से कितने रिएक्ट करेंगे, 3/10, 3/10 यूनिटरी लगाओ, 10 में से 3 रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक में से 3/10 यानी आंसर इज 0.3। समझ में आया, या इसको मैं ऐसे पुट कर दूं, ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी, अगर इसके ए मोल्स है उसमें से एक्स रिएक्ट करते हैं, ऑब्वियसली इसके एक्स बनेंगे, इसके एक्स बनेंगे, तो यहां पर अगर कोई पूछे अल्फा क्या होगा,
अल्फा क्या होगा? तो क्या आंसर आएगा? भाई किसी ने बहुत जबरदस्त हिंदी लिखी है। सही सही तो लग रही है थोड़ी बहुत जहां तक। तो अल्फा क्या हो जाएगा? ए में से एक्स तो वन में से एक्स बाय ए, तो यहां पर अल्फा क्या होगा? एक्स बाय ए। वेरी गुड। अल्फा इज एक्स बाय ए। चाहो तो आप कह सकते हो यहां पर एक्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? अब यहां पर एक्स की जगह आप ए अल्फा भी लिख सकते हो, एक्स इक्वल्स टू ए अल्फा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ए में से एक्स रिएक्ट कर रहे हैं, या मैं इसको ऐसे बोलूं ए में से ए अल्फा रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? ए अल्फा। तो ए में से कितने रिएक्ट कर गए? ए अल्फा। बी के कितने बने? ए अल्फा। सी के कितने बने? ए अल्फा। एक्स इक्वल्स टू ए अल्फा। समझ में आ रही बात? या तो आप एक्सप्रेशन एक्स की टर्म में लिखो, या एक्सप्रेशन आप अल्फा की टर्म में लिखो। यूनिटरी लगाई बेटा, और कुछ नहीं किया, बार बार रिपीट करने वाला काम नहीं है। सिंपल सी यूनिटरी लगा रहा हूं। तो ए में से कितना रिएक्ट कर रहा है? ए अल्फा। तो इसका भी ए अल्फा बनेगा, इसका भी ए अल्फा बनेगा। अब आप चाहो तो एक्सप्रेशन एक्स की टर्म में भी लिख सकते हो, अल्फा की टर्म्स में भी लिख सकते हो, और इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉमन लेके ए वन माइनस अल्फा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। मैं इसी चीज को वापस से यहां लिख रहा हूं, यानी ए कन्वर्टिंग इनटू बी प्लस सी। अगर मैं आपसे कहूं कि एक्सप्रेशन एक्स की टर्म में लिखो, तो आपको ऐसे लिखना है, ए में से एक्स मोल रिएक्ट कर रहे हैं, यानी इनिशियली इसके ए मोल्स थे, उसमें से एक्स रिएक्ट कर गए। चाहो तो इनिशियली ए, इनिशियली इसके जीरो, इसके जीरो। अगर एक्स की टर्म में लिखना है तो ए माइनस एक्स, एक्स और एक्स। अल्फा की टर्म्स में लिखना है तो ए वन माइनस अल्फा। ब्रैकेट को ओपन करो, वन में से अल्फा रिएक्ट कर रहा है तो ए में से ए अल्फा रिएक्ट कर रहा है, तो ए अल्फा रिएक्ट करेगा तो इसका भी ए अल्फा बनेगा, इसका भी ए अल्फा बनेगा। हाँ, लेकिन यही अगर रिएक्शन मान लो इस तरह की कोई है, ए कन्वर्टिंग इनटू टू बी प्लस थ्री सी। अब यहां पर अगर x की टर्म में लिखते हैं तो a माइनस एक्स, तो इसके कितने बनेंगे? 2x। इसके कितने बनेंगे? 3x। अल्फा की टर्म में अगर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं तो क्या होगा बताओ? कितने रिएक्ट कर रहे हैं? ए अल्फा। लेकिन अब एक से दो बन रहे हैं, तो ए अल्फा से 2a अल्फा, यहां पर 3a अल्फा। एक तरह से x की वैल्यू वही है, अल्फा एक्स की वैल्यू वही ए अल्फा हो गई। यहां पर ए में से ए अल्फा रिएक्ट कर रहा है, यानी एक्स इक्वल्स टू ए अल्फा। राइट। हाँ, लेकिन इसमें एक और चीज ध्यान रखना, पेन के टाइप में क्या प्रॉब्लम होगी बेटा? पेन का टाइप तो और कुछ नहीं होता। माइनस क्यों किया? तो सारे रिएक्ट नहीं कर रहे ना, ए में से केवल एक्स ही रिएक्ट कर रहे हैं, तो ए माइनस एक्स क्या है? बचे हुए। लिमिटिंग में बहुत सारा किया था कि बचे हुए कितने, अगर एक्स रिएक्ट कर रहे हैं तो ए माइनस एक्स क्या है? बचा हुआ है। ध्यान रखना, ये क्या है? ए के इनिशियल मोल्स। एक्स क्या है? जो रिएक्ट कर गया। तो ए माइनस एक्स क्या है? जो बचा हुआ है। ए इज इनिशियल मोल्स ऑफ ए टेकन। एक्स क्या है? मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड, मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड। ए माइनस एक्स क्या है? रिमेनिंग मोल्स ऑफ ए। या इसी को आप कह सकते हो ए वन माइनस अल्फा, भी वही है। राइट। ये मयंक पता नहीं क्या लिख रहे हो तुम, नहीं समझ में आ रहा।
लेकिन इसमें एक जगह ध्यान रखना, अगर रिएक्शन ऐसे हैं तो आप क्या करोगे, 2a कन्वर्टिंग इनटू मान लो b प्लस 2c, ऐसा कुछ है। अब अगर इनिशियली इसके a है, अगर मैं वापस से पूछूं कि a मोल्स है, यहां पर भी इसमें से x रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुतों को क्या लगता है यहाँ 2 है तो a माइनस 2x कर देते हैं। नहीं, यहाँ 2 हो या 3 हो या 4 हो, हम क्या लिखेंगे, a माइनस एक्स, यानी a में से x रिएक्ट करेंगे। x अगर इसके रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने बनेंगे, x/2, और इसके कितने बनेंगे, x रिएक्ट करेंगे तो इसके x/2 और इसके x। समझ में आई बात? अगर अल्फा की टर्म में लिखना है तो भी a1 - अल्फा ही लिखोगे। a1 - अल्फा, बहुतों को लगता है यहाँ 2 है तो 2 अल्फा कर दो, 3 है तो 3 अल्फा कर दो, नहीं, a1 - अल्फा। हाँ, इसके कितने बनेंगे, a अल्फा/2, इसके कितने बनेंगे, a अल्फा। समझ में आई बात? यहां पर a1 - 2 अल्फा नहीं लिखोगे। ये भी ऐसे लिख के काट देना ताकि हमेशा याद रहे कि क्या लिखना है। एक्सप्रेशन कैसे लिखने हैं वो मैं बता रहा हूं आपको, और कुछ नहीं कर रहा हूं। कैसे एक्सप्रेशन लिखना है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। ठीक है, लिख लिया यहां तक? चलिए, अब इसी पर बहुत सिंपल से एक क्वेश्चन दे रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच सब्सटेंस if degree of dissociation, and if alpha of ammonia is 0.6 and container con- and initially 10 moles of ammonia are taken. If alpha is जल्दी से आंसर बताइए। तो इनिशियली 10 मोल्स है, तो 10, यानी अगर मैं एक्सप्रेशन को a1 - अल्फा की टर्म में लिखूं, 10 1 सॉरी a1 - अल्फा, तो यहां पर a अल्फा/2 और 3a अल्फा/2। अभी मैं चाह रहा हूं कि इसकी आदत डालो, तो राइट नाउ a की वैल्यू 10, अल्फा की वैल्यू 0.6 है, तो 10 1 माइनस 0.6, 10.6 डिवाइडेड बाई 2, 3 इंटू 10 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व कर सकते हो आप। वैसे पता है, एक और चीज बताऊं, 0.6 को 60% भी बोल सकते हो।
परसेंटेज और अल्फा में यही डिफरेंस होता है कि परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू 100 होता है और अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू 1 होता है। अगर यानी यील्ड और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये लगभग वही चीज है। पॉइंट अल्फा 0.6 है मतलब यील्ड 60% है, अल्फा 0.2 है मतलब यील्ड 20%, अल्फा 0.3 मतलब यील्ड 30%। जैसे यहां पर देखो तो क्या हुआ, 10 में से 0.6 रिएक्ट कर गए तो बचे कितने, 4। वही 10 में से 4 बच गए, यानी 60% रिएक्ट कर गया, 40% रह गया। यहां से अब आप रिलेट कर सकते हो, इसके कितने बन जाएंगे 3, यहां पर कितने बन जाएंगे 9, यानी 439। 439। बहुतों के आंसर अभी भी कुछ अजीब से आ रहे हैं। कोई किसी का 436 आ रहा, बेटा 6 मोल। अब यूं भी सोच लो, देखो ये थोड़ा लेंदी तरीका है, ऐसे नहीं लिखना है, बट ये तो समझाया मैंने आपको। हाँ बट देखा जाए तो 10 में से 6 रिएक्ट करेंगे, अगर 6 मोल रिएक्ट करेंगे तो इसके 3 बनेंगे और इसके 9 मोल्स बनेंगे। तो 439। अच्छा, इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन ये और पूछता हूं। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल टोटल मास। इनिशियल एंड फाइनल टोटल मास, यानी इनिशियली जो भी सब्सटेंस है उसका मास और फाइनली जो भी सब्सटेंस है उसका मास। एक और क्वेश्चन दिया, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल टोटल मास। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इनिशियली जो भी है उसके कारण मास, फाइनली जो भी है उसके कारण मास। तो कह सकते हो इनिशियली तो अमोनिया है तो अमोनिया का मास होगा, फाइनली अमोनिया भी है, नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो उनका सबका मास बताओ कितना आ रहा है। बहुत बढ़िया जी, कुशाग्र, पार्थ, बिल्कुल सही, उज्जवल, औरों के भी नाम है, और कौन कौन है भाई को जल्दी जल्दी करो। नक्षत्र, आदित्य, बिल्कुल सही। कोई गलत 102 गलत, आदित्य गलत लिखा तुमने। कोई पूछ रहा सर आपने ए की वैल्यू 10 कैसे लिख दी, भाई साहब, हाँ गलती से लिख दी बेटा, माफ करो, नहीं करूंगा अब आगे कभी ऐसी गलती है। आ, तो आंसर वही आ रहा है, इनिशियली भी 170, फाइनली भी 170। इससे मैं एक और चीज समझाना भी चाह रहा हूं, या हो सकता है आप लोगों को समझ में आ भी गई हो। अगर आपने इसके 10 मोल्स लिए हैं, 10 मोल्स लिए तो इनिशियली तो केवल अमोनिया है, तो इसके 10 मोल्स का मास कितना हो गया 170। अब अगर अमोनिया रिएक्ट कर रही है तो अमोनिया का मास जितना कम होगा उतना ही मास तो बनेगा इन दोनों का, क्योंकि टोटल मास तो कंजर्व रहता है। एक रिएक्शन होने पर टोटल मास में कोई चेंज नहीं होता, तो जितना मास इसका कम होगा उतना ही इसका और इसका बनेगा। तो मान लो इसका 50 ग्राम कम हुआ तो इन दोनों का 50 ग्राम बढ़ेगा, तो टोटल मास तो अभी भी उतना ही रहेगा 170। यानी एक रिएक्शन होने पर कोई पूछे टोटल मास, टोटल मास में कभी कोई चेंज नहीं होता है, टोटल मास वही रहता है अगर एक रिएक्शन हो रही। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स जरूर चेंज हो जाएंगे। अगर आप पूछो नंबर ऑफ मोल्स तो वो जरूर चेंज हो जाएंगे। पहले कितने मोल्स थे 10 मोल्स, अब कितने मोल्स है 439, तो बढ़ गए साहब, मोल्स बढ़ गए 16 हो गए। अच्छा, एक रिएक्शन देख के आप डायरेक्टली बता सकते हो कि यार इस रिएक्शन के होने पर टोटल मोल्स बढ़ेंगे या टोटल मोल्स कम होंगे। कैसे बता सकते हैं, इसका कॉफिशिएंट है 2, तो इसके 2 मोल से इसका 1 बनेगा और इसके 3 बनेंगे, यानी रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स, बन रहे हैं 4 मोल्स, मतलब इस रिएक्शन के होने पर टोटल मोल्स बढ़ेंगे। टोटल मोल्स जो है वो यहां पर इंक्रीज होंगे, वो आप यहां पर कह सकते हो। और यही रिएक्शन को अगर मैं रिवर्स करके लिख दूं, उल्टा करके लिख दूं, तो कह सकता हूं कि फिर तो टोटल मोल्स जो होंगे वो कम हो जाएंगे। जैसे कोई यहां पर ये कहे इस रिएक्शन के लिए ट्वाइस NO2 कन्वर्टिंग इनटू N2O4, इस रिएक्शन में टोटल मोल्स जो हैं, रिएक्शन जैसे जैसे होगी
as reaction proceeds, as reaction proceed, total moles decreases, but as reaction proceeds, total mass remain सेम, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहां टोटल मोल्स कम हो रहे हैं क्योंकि 2 से 1 बन रहा है, पिछले वाली रिएक्शन में टोटल मोल्स जो है वो बढ़ रहे थे। अभी लो प्रेशर फेवर्स और इस पर मत जाओ, अभी इस पर मत जाओ, ठीक है। ऑब्वियसली बात है बेटा, साफ साफ क्या पूछना है इसमें, संजय बचे हुए हैं, इसके 4 मोल जो बचे हुए वो हैं, 60% रिएक्ट कर गया तो 40% बच गया। यानी एक तरह से अल्फा भी जो है ना, आपको मैं बता दूं, यस, परसेंटेज यील्ड और अल्फा में डिफरेंस नहीं है, लगभग एक ही बात है। कोई कहते हैं इस रिएक्शन की यील्ड 40% है तो कह दो अल्फा 0.4, 70% है तो अल्फा 0.7, 80% है तो अल्फा 0.8, या अल्फा 0.8 है तो 80%, अल्फा 0.9 है तो 90%, अल्फा 0.2 है तो 20%, ये भी आप बोल सकते हो। अब इसको यूज कैसे करना है वो मैं आपको यहां पर थोड़ा बता रहा हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो हमने लिख दिया, ये वाली बात भी याद रखना, ये वाली बात याद रखना। अब मैं यहां पर एक पॉइंट पर आ रहा हूं, रिलेशनशिप बिटवीन एम एवरेज एंड अल्फा। एक्स की वैल्यू 4 ही है मयंक। अब कोई पूछ रहा व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इतनी देर से क्या चल रहा था है, इतनी देर से क्या हम भारत पाकिस्तान की हिस्ट्री डिस्कस कर रहे थे क्या, पाकिस्तान क्यों बना और क्या हुआ है? है अर्शिल? चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन, स्नेहा बाद में लिख लेना बेटा, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एम एवरेज एंड अल्फा, ठीक है। अरे भाई इतनी देर से तो, ये तो इतना सा लिखा, उसमें इतनी देर क्यों लग जाएगी, इतना सा तो लिखा हुआ इस स्लाइड में। as reaction proceeds total moles decreases, as reaction proceeds total mass remain constant, but reaction to reaction ध्यान रखना, यहां पर मैंने बताया था इस रिएक्शन के होने पर टोटल मोल्स बढ़ रहे हैं, तो हर एक रिएक्शन के केस में ऐसा नहीं होगा कि सर आपने तो लिखा था एज रिएक्शन प्रोसीड, हर जगह नहीं होगा। इस रिएक्शन की बात हो रही, टोटल मोल्स कम होंगे, किसी रिएक्शन में टोटल मोल्स बढ़ेंगे। अब हम आगे रिलेशनशिप बिटवीन एम एवरेज एंड अल्फा, जैसे अभी हमने कोई भी एक क्वेश्चन किया था, मान लो N2O4 या A कन्वर्टिंग इनटू लेट्स से NB, ये इन जनरल क्वेश्चन ले रहा हूं। N की वैल्यू 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है, इवन 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे भी हो सकती है। तो N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये कोई रिएक्शन है, इनिशियली हमने इसके A मोल्स लिए और इसके 0 मोल्स लिए। अब इसमें से मान लो अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, मतलब रिएक्ट कितने करेंगे, ए में से ए अल्फा, ए में से ए अल्फा, तो इसके कितने बनेंगे, ए एन अल्फा, ए अल्फा रिएक्ट करके इसके कितने बनाएंगे, ए एन अल्फा। अब जो एम एवरेज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि एक रिएक्शन के होने पर टोटल मास चेंज नहीं होता है, टोटल मास जो इनिशियली है थ्रू आउट वही रहता है, टोटल मास कांस्टेंट रहता है। तो अगर आपने इसके ए मोल्स लिए हैं और ए का मोलिकुलर मास है मान लो एम ए, तो इनिशियली आपने कितना मास लिया है, ए इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए। इसके ए मोल्स है, ए मोल्स का मास ए इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ए। जैसे 10 मोल अमोनिया लिया था तो कितना आया था, 10 इंटू 17, 170, क्योंकि अमोनिया का मोलिकुलर मास कितना था, 17, तो इसलिए यहां ए इंटू एम ए, ये क्या हो गया, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, तो यहां से ए कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा,
प्लस एन अल्फा। इवन ये ए वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, तो यहां बचा क्या, मोलिकुलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 + n - 1, 1 + n - 1 अल्फा। अर्पण ने बहुत सही दिमाग लगाया भाई, वेरी गुड अर्पण। अर्पण कह रहा सर इंडिया से पाकिस्तान बना, ये भी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ही एग्जाम्पल है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ अर्पण, तुमने तो अर्पण दिखा दिया। सर मैंने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली, तो पेंडिंग लेक्चर साइमल्टेनियसली करूंगा, पर लाइव भी करना पड़ेगा तो समझ आ जाएगा। देखो कम समझ में आएगा, जल्दी जल्दी पुराने करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। क्योंकि क्या कम समझ में आएगा, पुराना बैकलॉग में टाइम लगेगा, तो पहले लेक्चर 1 से जल्दी जल्दी से देखो। दिन में कोशिश करो एक दिन के बजाय, यानी हर दिन फिजिकल के 2, हर सब्जेक्ट के डबल लेक्चर्स देखने की कोशिश करो जितने हो रहे हैं। तो वो टारगेट वो जल्दी तुम्हारा अचीव हो जाएगा, और उसके बाद लाइव देखना स्टार्ट करो। नहीं तो क्या होगा, लाइव देखोगे, होमवर्क नहीं करोगे तो समझ में कुछ आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो एक तो टाइम खराब हो रहा है तुम्हारा, समझ में भी नहीं आएगा, डिप्रेशन भी आएगा, और बैकलॉग कवर करने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आया ये क्या लिखा मैंने? अरे बेटा, एन, यहाँ अल्फा कॉमन आ जाएगा तो n - 1 नहीं आ जाएगा क्या? क्या पूछते हो यार। मृणाल अगर पॉसिबल है तो वही सही ऑप्शन है। मृणाल वही करो, बिल्कुल सही पूछ रहे हो आप। हाँ जी, कोई शक नहीं है, बिल्कुल यही करना है। अब मैं इस पर क्वेश्चन दे रहा हूं, सब कुछ सही है। ए अल्फा 1 से n, तो ए अल्फा से an अल्फा। फाइंड m एवरेज ऑफ द reaction mixture if alpha is 0.5। रिएक्शन जो गिवन है वो है N2O4 कन्वर्टिंग इनटू ट्वाइस NO2। एम एवरेज निकालना है, अल्फा दे रखा है, रिएक्शन भी दे रखी है। एम एवरेज बताओ जल्दी से। स्मृति, पहले वाला ऑप्शन। शिवांश आप बैकलॉग को जल्दी जल्दी कवर करो, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ। जो हमने अभी मान लो 2 लेक्चर में कवर किया था, वो आप एक दिन में कवर करो, तब जाके आप, यानी आप स्पीड बढ़ाओ। हमारी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप अगर फास्ट करोगे तो ये जल्दी आप अपना बैकलॉग कवर कर लोगे। बोलिए आंसर क्या आ रहा है? 32? 32 भी आ रहा है, और क्या आ रहा है भाई? 32 तो नहीं आने वाला, गलत है 32। 61.33, 61.33, 32, 36.8।
184/3। चलिए करके देखते हैं। अच्छा एक और चीज यहां बताता हूं, एक और चीज यहां बताता हूं। यहां पर अभी हमने देखा तो क्या हुआ, मैंने इसके इनिशियली ए मोल्स लिए थे और जब यहां पर एम एवरेज का फॉर्मूला लगाया तो ये ए वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। तो अगर कभी भी एम एवरेज का कोई क्वेश्चन आता है, अल्फा और एम एवरेज को निकालना है, रिलेट करना है, तो इनिशियली आप ए मोल्स लेते हो तो वो भी कट जाएंगे, 10 लेते हो वो भी कट जाएंगे, तो इससे अच्छा 1 मोल ही ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली तो वो नंबर कट नहीं है, तो क्यों हम और कैलकुलेशन को बढ़ाएं। तो ज्यादा अच्छा है कि यहां पर ए की जगह वैल्यू ही क्या पुट कर दो, 1, क्योंकि वो तो कैंसिल आउट होना ही है। इसीलिए यहां पर मैंने मान लिया कि इनिशियली इसके कितने मोल्स है, 1 मोल, उसमें से कितने रिएक्ट कर गए अल्फा, तो इसके कितने बनेंगे, 2 अल्फा। एम एवरेज इक्वल्स टू एम एवरेज निकालना है। अब इनिशियली अगर हमने इसके 1 मोल लिए हैं तो इसके 1 मोल का मास 1 × 92। अगर आपने ए मोल्स लिए हैं तो A × 92, तो वो ए वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब टोटल मोल्स कितने, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, यानी 1 + अल्फा, 1 + अल्फा यानी 92/1.5, यानी विच इज 184/3। समझ में आया ये 1 + अल्फा कैसे आया। अगर आप ऐसे देखना चाहो तो 1 + 2 - 1 अल्फा भी लिख सकते हो डायरेक्टली, 1 ये 2, तो 2 - 1 अल्फा ऐसे भी लिख सकते हो, यानी 1 + अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0.5, यानी ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन दे देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुतों का सही आंसर है। फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया बेटा, ये यहां पर वैल्यू पुट कर दो, सब आ जाएगा। फॉर्मूला याद करना चाहो फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए। बेसिकली क्या कर रहे हैं, टोटल मोल्स, और टोटल मोल्स क्या है, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या है, 1 - अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + अल्फा। एक सेकेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं समझा चुका हूं, सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलो एक और क्वेश्चन दे देता हूं। फाइंड अल्फा ऑफ अमोनिया इफ m average equals to 10 of reaction mixture, of reaction mixture क्या है, twice NH3 converting into N2 plus 3H2। Sir, can I become AIR 1 of 2025? बेटा रक्षित, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो होगा ही होगा। अच्छा, क्या तुम्हें लगता है किसी को पता है कि कौन होगा वो, पहले से फिक्स है ऐसा, बताओ। किसी को पता है क्या ये AIR 1 आएगा 2025 का। नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता। तो तुम भी हो सकते हो।
इसी क्लास में से कोई और हो सकता है, बिल्कुल। अल्फा बताना है जी, अल्फा। तो यहां पर फिर से मान लेते इनिशियली इसके 1 मोल, 0 0, 1 - अल्फा, अल्फा/2, और इसके 3 अल्फा/2। अल्फा से अल्फा/2, 3 अल्फा/2। एम एवरेज 10 दे रखा है। इनिशियली इसका 1 मोल है, तो टोटल मास कितना हो गया? 17 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दिस प्लस दिस प्लस दिस। यहां पर अब ध्यान रखना, अब वो फॉर्मूला जो है वो डायरेक्ट यूज नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्मूला एक पर्टिकुलर केस में हमने निकाला था, ए कन्वर्टिंग इनटू एन बी। तो यहां पर तो अब आपको इन तीनों के मोल्स ऐड ही करने होंगे, 1 - अल्फा, अल्फा/2 और 3 अल्फा/2। तो 1 - अल्फा प्लस अल्फा/2 प्लस 3 अल्फा/2, तो ये हो जाएगा 17/1 प्लस अल्फा। अल्फा आपको निकालना है, तो 1 + अल्फा इक्वल्स टू 17/10, यानी अल्फा इक्वल्स टू 0.7। बेटा टोटल मास 32 कैसे आएगा? यही आएगा, 17 ही आएगा टोटल मास, वो चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक और चीज, इसको ऐसे कर सकते हो, फिर चाहो तो आप वो फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसी रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं, ½ N2 प्लस 3/2 H2, ऐसे लिख सकते हो आप। और अब यहां पर ये कह सकते हो कि इसके 1 मोल से इसका आधा और इसके 1.5, यानी इसके 1 मोल से प्रोडक्ट के कितने, 2 मोल बन रहे हैं। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं, इसको मैं इससे कंपेयर करूं, तो हमें इससे मतलब नहीं कि बी या सी क्या बन रहा है, हमें तो टोटल मोल से मतलब है। तो इसके 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, तो एक तरह से एन की वैल्यू आप 2 पुट कर सकते हो। ये बोल सकते हो कि हाँ, एन की वैल्यू 2 कैसे आई, ये हाफ और ये 3/2, दोनों का सम 2। तो किया जा सकता है और आंसर वही आएगा। तो इस तरह के अरेंजमेंट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हो, और अगर आप इसको ऐसे लिख रहे हो, यानी जब भी कंपेयर करोगे यहां पर ए कन्वर्टिंग इनटू एन बी, तो इससे मतलब नहीं कि यहां पर कितने प्रोडक्ट है, 2 है, 3 है, 4 है। आपको तो सबके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करना है, और वो आपका हो गया एन। यानी बी जो है सारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाफ प्लस 3/2 यानी 2, तो एन की वैल्यू हो गई 2। अब आप चाहो तो वापस वैसे भी कर सकते हो, आंसर वही आएगा, अल्फा का एक्सप्रेशन तो वही रहेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं यहाँ 2 लिखा है या 1 लिखा है, अभी भी हम यही लिखेंगे, 1 - अल्फा, अल्फा/2, 3 अल्फा/2। अभी भी वही लिखेंगे जो पहले लिख रहे थे। और इनिशियली अगर मैंने 1 मोल लिया है, इनिशियली मैंने 1 मोल लिया है, तो मास तो 17 ग्राम ही है। 17 डिवाइडेड बाय 1 + 2 - 1 अल्फा भी कर सकते हो, 2 - 1 अल्फा, जैसे अभी मैंने बताया, यानी वही 1 + अल्फा आ जाएगा। हाँ, ऋषभ ने यहां से एन की वैल्यू 4 ले ली थी, बट उस एन की वैल्यू को 4 से फिर 4 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, 4 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं, चलो और केस ले लेते हैं। यूं सोच लो कि मान लो ये N1A कन्वर्टिंग इनटू N2B प्लस N3C अगर है, तो यहां पर जो एम एवरेज वाला फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, मोलिकुलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 + N - 1 अल्फा। बता सकते हो ये एन अब क्या होगा, ये एन अब क्या होगा? यहां पर मोलिकुलर मास ऑफ ए ही आएगा, चाहे यहां N1 की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, यहां पर तो मोलिकुलर मास ऑफ ए ही आएगा। अब बताओ इस एन की वैल्यू क्या होगी? बेटा अल्फा 1 से ज्यादा नहीं हो सकता ध्रुव कभी।
अब भाई पुराने क्वेश्चन जो किए ना उसको वापस से सुनना, सब समझ में आ जाएगा। बिल्कुल सही लिख रहे हो, बहुतों का सही आंसर है, बिल्कुल सही। कुछ ने गलत भी लिखा है। तो यहाँ n जो होगा वो होगा n2 प्लस n3 डिवाइडेड बाय n1। समझ में आ गई बात? तो दिस इज एम एवरेज, अल्फा के बीच का रिलेशन है। अब यहीं पर एक और टर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं, वेपर डेंसिटी का नाम सुना है? वेपर डेंसिटी, कुमकुम, कुमकुम का कहना है कि सर यू आर ओपी। वैसे ये पता है ओपी वर्ड बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे पता जाने हुए। इनफैक्ट ये जो सारे वर्ड्स है ना, मेरा सन है जो कि अराउंड 7 ईयर ओल्ड है, 1 1.5 साल पहले ही वो कंप्यूटर पे कुछ खेलता था यूट्यूब पर, तो कहता ऐसे कुछ था तो प्रो ओपी, तो पापा आप तो ओपी हो। मैंने कहा ये क्या भाई, ओपी क्या हो गया? टोपी जैसा साउंड कर रहा था। मैंने कहा ये क्या बोल रहा है? अरे पापा, उसने मुझे बताया। फिर कहता एक बार मैं उसके साथ कुछ खेल रहा था ऐसे ही, तो मैं ऑब्वियसली वीडियो गेम खेल रहा था, तो मैं हार गया, तो कहता है कि आप तो नूब हो। हाँ, आप तो नूब हो। मैंने कहा ये भी क्या होता भाई? तो ये नूब और प्रो ओपी अभी अभी पता चले मेरे को, मतलब अभी अभी इन द सेंस कि अच्छा, किसी ने एक बड़ा सही क्वेश्चन पूछा, दिल खुश हो गया, सर आपकी शादी हो गई क्या? आ हा, ये सबसे अच्छा कमेंट लगा भाई अभी तक का मेरे को। बट इसका आंसर देने का मन नहीं है मेरा। आई डोंट वांट टू गिव आंसर। कुछ चीजें कहते ना, सस्पेंस ही रहे, ना पता चले तो बड़ा अच्छा है। हम्म, मेरे सन की एज यार, मेरे सन की एज बताऊंगा तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। कोई वाराणसी से भी है, बहुत बढ़िया से। हाँ हाँ हाँ। बट उसी ने सारे तो ये वर्ड जो है ना वो, चलो अभी मैं इस पर आता हूँ वापस, में तो भूल ही गया क्या कर रहे थे हम। हाँ, वेपर डेंसिटी नाम सुना है क्या आपने? वेपर डेंसिटी, देखो बहुत सारी बातें हैं लव मैरिज, अरेंज मैरिज है। बेटा जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे ना, तब बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। खैर अब तो मामला थोड़ा बदल गया माहौल। एक टाइम था वैसे, जस्ट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, उसका मतलब क्या निकालना वो आप लोग खुद निकाल लेना। बट जब हम इंजीनियरिंग करते थे तो इंजीनियरिंग में ना गर्ल्स का परसेंटेज, गर्ल्स का रेशियो बहुत कम होता था भाई। कितना कम होता था उसका जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ। हमारे साल जो एडमिशन्स हुए थे उसमें अराउंड 450 स्टूडेंट्स के आसपास थे, 450 500, 500 मान लो उसमें। हाँ, 14 गर्ल्स थी, बाकी यानी आउट ऑफ 500 कुछ 14 15 गर्ल्स थी। अब आप सोच लो किसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, समझ में आ रहा है? किसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी वो तुम खुद समझ सकते हो। हाँ अब बड़ा अच्छा है। अब देर इज ए रिजर्वेशन 20%, नहीं? लेकिन पता है इस 20% रिजर्वेशन से बॉयज जो है ना अभी भी कंफ्यूज है। बॉयज को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो खुश हो, मतलब वो समझ नहीं पा रहे कि वो खुश होवे या दुखी हुए। वो अभी समझ नहीं पा रहे कि 20% रिजर्वेशन है गर्ल्स का, तो बड़े कंफ्यूज है बेचारे। क्योंकि एक तरफ तो ऐसा लगता है कि यार 20% सर हमारे लिए भी रिजर्वेशन होता तो, नहीं, या नहीं होता तो 20% सीट्स और ज्यादा होती। क्या लगता है तुम्हारा, खुश हो या दुखी हो? मतलब 20% रिजर्वेशन है गर्ल्स के लिए, तो तुम खुश हो या दुखी हो?
सही सही बताना देखें। अच्छा, कोई कह रहा सर वेपर डेंसिटी भी बता दो, टाइम हो जाएगा फिर। अच्छा, सारे लड़के कह रहे हैं कि सर बहुत दुखी हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। वो कभी एक डायलॉग नहीं सुना, सास भी कभी बहू थी। तो मैं भी कभी तुम्हारे जैसे ही था, लेकिन छोड़ो खैर अभी। ओके, तो अब क्या होता है, एक टर्म वेपर डेंसिटी, एक टर्म। तो हम बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, सीधा सीधा कह दो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की यूनिट्स अलग अलग हो सकती है, ग्राम पर एमएल, या ग्राम पर एमएल बोलो, या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बोलो, एक ही बात है। लेकिन और भी यूनिट्स होती है, ग्राम पर, सॉरी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इनफैक्ट 1 ग्राम पर एमएल इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब कोई ये मत करना सर ये कन्वर्जन कैसे आया, वो आपको करना है, जस्ट मैंने फिर भी लिख दिया कभी जरूरत पड़े तो, बट ये कैसे हुआ वो खुद सोच के करना। बट ये तो हुई डेंसिटी। इनफैक्ट इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट डेंसिटी। डेंसिटी या एब्सोल्यूट डेंसिटी एक ही बात है। मतलब एक सब्सटेंस की डेंसिटी फिक्स होती है, आयरन की डेंसिटी फिक्स है, कॉपर की डेंसिटी फिक्स है, पानी की डेंसिटी फिक्स है। कैसे निकाला, मास डिवाइडेड बाय मोलर, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन अब हम क्या करते हैं, डेंसिटी किसी के रिलेटिव निकालते हैं। जैसे आप चाहो तो सबकी डेंसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू आयरन निकाल सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर निकाल सकते हो, विथ रेस्पेक्ट टू गोल्ड निकाल सकते हो। आप किसी के भी रेस्पेक्ट में किसी और की डेंसिटी निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे, तो बड़ा सिंपल है, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी जिसके रिलेटिव निकालनी है उससे डिवाइड कर दो। तो यहां पर अब एक टर्म और आती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी जो है ना, इसको सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए अलग तरह से डिफाइन किया गया, गैसेस के लिए अलग तरह से। तो यहां पर मैं बात करूंगा सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए, और यहां पर हम बात करेंगे गैसेस के लिए। पहले बात करते हैं सॉलिड और लिक्विड के लिए। पहले अब मैं बात कर रहा हूं सॉलिड और लिक्विड के लिए, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या मतलब हुआ इसका, तो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। जो भी रेफरेंस आप लेना चाहो, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जो भी रेफरेंस लेना चाहो आप ले सकते हो। यहां पर अगर हम रेफरेंस ले रहे हैं डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, तो यानी ये डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इससे पता है और क्या कहा जाता है, रिलेटिव डेंसिटी तो है ही है, बट पता है इसे और क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसे और क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब एक चीज तो यहां से समझ में आ रही कि ये जो रिलेटिव डेंसिटी होती है वो यूनिटलेस होती है, क्योंकि ये भी डेंसिटी ये भी डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी जो है वो यूनिटलेस है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी आप कह सकते हो वो यूनिटलेस है। और उसमें भी फर्दर और क्या कह सकते हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस तो 1 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस तो 1 ग्राम पर एमएल होता है। तो अगर मैं यहाँ 1 से डिवाइड करूंगा तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। बात तो सही है, 1 से डिवाइड करने पर चेंज कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर होगा कि ये भी ग्राम पर एमएल, ये भी ग्राम पर एमएल, तो वो यूनिटलेस हो जाएगी। यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी की वैल्यू सेम होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिटलेस है और डेंसिटी की यूनिट होती है, बस इतना सा ही फर्क है। यानी दिस इज यूनिटलेस, लिख लेना यहां पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज यूनिटलेस, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। मतलब क्या, अगर मैं कहता हूं कि किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी है 5, मतलब डेंसिटी निकालनी है, तो बोलोगे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1 ग्राम पर एमएल।
तो अगर ये 5 है तो डेंसिटी क्या आ जाएगी 5 ग्राम पर ml। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 10 है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 10 ग्राम पर ml। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी 15 ग्राम पर ml। कहीं पर भी किसी फॉर्मूले में डायरेक्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं पुट कर सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी से वापस डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, और स्पेसिफिक ग्रेविटी से जब भी डेंसिटी निकालोगे तो वो ग्राम पर ml में ही आएगी, वो ग्राम पर ml में ही आएगी। यानी यहां पर मैं और एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय 1 ग्राम पर ml। यानी डेंसिटी निकालनी है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को 1 ग्राम पर ml से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी। दिस इज नॉन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। दूसरी टर्म की बात करते हैं गैसेस के लिए। समझ में आ गया यहां तक? समझ में आ गई बात? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? ये भी रिलेटिव डेंसिटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए रिलेटिव डेंसिटी, लेकिन अगर आप वाटर एज ए रेफरेंस ले रहे हो 4 डिग्री सेल्सियस पर तो उसे क्या कहेंगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहेंगे। ये भी रिलेटिव डेंसिटी है, लेकिन पानी अगर यूज करोगे तो उसे क्या बोलोगे? स्पेसिफिक ग्रेविटी। देन गैसेस के लिए भी अगर हम बात करें, गैसेस के लिए जो रिलेटिव डेंसिटी है पता है उसको क्या बोला जाता है? वेपर डेंसिटी। इसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी, यानी डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस। कोई भी रेफरेंस गैस हो सकती है, लेकिन यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहां किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर हो सकता है, ये सब्सटेंस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर हो सकता है, ये भी किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर हो सकता है, क्योंकि सॉलिड्स की या लिक्विड्स की डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर पर ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है। प्रेशर टेम्परेचर चेंज करने पर उसमें चेंज बहुत कम होता है, लेकिन गैसेस में तो चेंज अच्छा खासा होता है। तो यहाँ पर ये भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर होनी चाहिए, और रेफरेंस गैस की डेंसिटी भी उसी प्रेशर टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अब यहां पर गैसेस के लिए डेंसिटी कैसे निकालते हैं? तो गैसेस की अगर हम बात करें तो PV इक्वल्स टू nRT। मोल्स कैसे निकालते हैं? मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू RT। और अगर इस m को इधर लेके आ जाए तो W अपॉन VRT, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं? PM इक्वल्स टू DRT। यानी यहां से डेंसिटी ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या आ गया? PM अपॉन RT। P प्रेशर है, M मोलर मास है, R और T ऑलरेडी पता, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। साइड में लिख लेना, शायद यूज भी एक दो जगह हमने किया हो, बट डेंसिटी इक्वल्स टू PM अपॉन RT। राइट, अभी मैं वापस दिखा रहा हूं, पहले यहां आता हूं। तो किसी भी गैस की डेंसिटी निकालनी है तो PM अपॉन RT, PM अपॉन RT ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस गैस, PM अपॉन RT ऑफ रेफरेंस गैस, जो कि कुछ भी हो सकती है, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर वही होगा। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो यहां पर अब प्रेशर और टेम्परेचर तो वही है, तो P और T वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ रेफरेंस गैस। और कुछ भी नहीं गिवन है तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस गैस हम किसको ले लेते हैं? बाय डिफॉल्ट रेफरेंस गैस हम किसको ले लेते हैं? हाइड्रोजन। यानी बाय डिफॉल्ट मतलब कुछ भी नहीं गिवन है, तो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस इज हाइड्रोजन। तो यहां पर ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2, विच इज वेपर डेंसिटी। इसीलिए आपने बहुत जगह ये फॉर्मूला देखा होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल्स टू वेपर डेंसिटी इनटू 2। यानी किसी की भी वेपर डेंसिटी पता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास आ जाएगा। वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास को 2 से डिवाइड कर दो, वेपर डेंसिटी। अगेन एक सिंपल सा फॉर्मूला है वेपर डेंसिटी का, लेकिन ये तब है जब रेफरेंस हाइड्रोजन है। कोई कहता है कि रेफरेंस अगर ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 32 आएगा,
नाइट्रोजन है तो डिवाइडेड बाय 28 आएगा, तो रेफरेंस गैस चेंज होने पर उसका मोलिकुलर मास यहां पर आएगा और फिर ये फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी क्या होती है वो मैंने बताया, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है वो मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। होमवर्क फॉर द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में अभी ज़्यादा कुछ होमवर्क नहीं है, क्योंकि अभी हम जो पार्ट किया है तो उस पर फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ही दूंगा, है ना। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कौन सा? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है ना। तो आज के लिए अभी कोई होमवर्क नहीं है, एंजॉय संडे। जो किया है उसी को वापस से पूरा कर लेना, जो किया है उसी को रिवाइज, क्योंकि मैंने कहा कितनी बार करना है, 3 बार करना है, तो उसी को वापस से करो, अच्छी तरह से करो, स्पीड बढ़ाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। जिन क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लगा उन्हें फिर से करो, और रिवीजन रजिस्टर में करना, मैंने कहा था हर कहीं नहीं करोगे, रिवीजन रजिस्टर में सारा चीज आपको वापस से करना है। ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी में सूर्यांश और कोई रेफरेंस नहीं ले सकते, उसमें वाटर ही एज ए रेफरेंस लेंगे। रिलेटिव डेंसिटी में रेफरेंस कुछ और हो सकता है, बट स्पेसिफिक ग्रेविटी में तो फिक्स है। ठीक है, बाय बाय।